और हम लोगों का आज का टॉपिक है कॉलोनियल आर्किटेक्चर या औपनिवेशिक कालीन स्थापत्य। क्या टॉपिक है डियर? तो टॉपिक है कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मतलब औपनिवेशिक स्थापत्य कला, ये है टॉपिक। तो इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को? तो इसमें पढ़ना है गॉथिक एंड बरोक आर्किटेक्चर, यानी गॉथिक या गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला और बरोक स्थापत्य कला। कॉलोनियल आर्किटेक्चर का मतलब औपनिवेशिक स्थापत्य कला, ऐसी स्थापत्य कला जिसका विकास कब हो रहा है? यूरोपीय कंपनियों के शासनकाल में। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो गॉथिक हो गया। दूसरा है आपका इंडो सारासेनिक, इंडो सारासेनिक जिसे कभी कभी विक्टोरिया गॉथिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इंडो सारासेनिक। और फिर नियो क्लासिकल या फिर नियो रोमन आर्किटेक्चर। इंडो सारासेनिक या विक्टोरिया गोथिक स्थापत्य कला, और यह है नव क्लासिकल या नव रोमन, नव रोमन स्थापत्य कला। इसे हिंदी में भी इंडो सारासेनिक कह सकते हैं, या कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? विक्टोरिया गोथिक या गोथिक विक्टोरियन आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली हम लोग को इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में जानना है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को तो हम लोग समझते हुए चलेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का नाम जानेंगे। तो गोथिक और बरोक आर्किटेक्चर यदि आपको अच्छे से देखना है तो कहां जाना होगा? जाना पड़ेगा आपको गोवा। यहां आपको गोथिक और बरोक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यह वस्तुतः है क्या? गोथिक और बरोक स्थापत्य कला। तो यह यूरोप की स्थापत्य कला है और इसको भारत में किसने लाया? तो भारत में गोथिक और बरोक स्थापत्य कला को लाने का कार्य किया किसने? पुर्तगालियों ने। तो गोथिक एंड बरोक आर्किटेक्चर आर बेसिकली यूरोपियन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय होम? बाय पोर्चुगीज। क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें होते हैं पॉइंटेड आर्च, पॉइंटेड आर्च होता है, टॉल बिल्डिंग्स होता है, यानी ऊंची संरचना देखने को मिलेगी। आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनसे काफी बड़ी इमारत आपको देखने को मिलेगा। पॉइंटेड आर्च होता है, फ्लाइंग बट्रेस होता है, और क्या होता है? और होता है डेकोरेशन, कार्व्ड डेकोरेशन। तो आइए जरा इसको हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? गॉथिक और बरोक स्थापत्य कला। तो सामान्यतः भारत में जो आपको चर्च देखने को मिलते हैं ना, तो भारत के जो चर्च हैं वो सामान्यतः गोथिक और बरोक स्थापत्य कला के अनुसार बनाए गए हैं। तो देखो, पहला आपको क्या बताया था? पहला बताया था नुकेला, नुकीला मेहराब, है ना, पॉइंटेड आर्च, ऐसा, ये वाला नहीं। ये कैसा है? राउंडेड आर्च। और ये कैसा है? पॉइंटेड आर्च। तो सामान्यतः आपको चर्च वगैरह में क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? पॉइंटेड आर्च या नुकीले मेहराब, नंबर 1। नंबर 2,
इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लाइंग बट्रेस, यानी पुस्ता कहते हैं। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो वॉल के अपर पार्ट में, दीवार के ऊपरी हिस्से में आर्च जैसा ये भी स्ट्रक्चर होता है। तो दीवार के ऊपरी हिस्से में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे पुस्ता, पुस्ता कहा जाता है। ये केवल समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस वेरी रेयर हैं। यस, गुड इवनिंग। तो 2 पॉइंट आपको बताया फ्लाइंग बटरेस के बारे में, पॉइंटेड आर्च के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या बताया? तीसरा पॉइंट बताया टॉल बिल्डिंग्स, यानी ऊंची संरचनाएं, तीसरा। और फिर चौथा आपको बताने जा रहा हूं, उसे हम लोग कहते हैं वॉल्टेड सीलिंग। वॉल्टेड सीलिंग यानी ढोलाकार छत। देखिए कैसा होगा भाई, ये देखिए आपके पास आ गया। ये देखिए यहां पर कैसी छत है, कुछ इस तरह से, इस तरह से आपको छत देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है वो छत। तो वॉल्टेड सीलिंग, ढोलाकार छत। अब यदि ये बिल्डिंग कुछ ज्यादा डीपली या हाईली डेकोरेटेड है, यहां पर आपको कार्व्ड इमेज वगैरह मिलेगा, कार्व्ड इमेज मिलने वाला है, तो ये आप जान लीजिए कि वो बरोक स्थापत्य कला का हिस्सा हो जाता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि यार ये होता कैसा था, क्या इसकी विशेषताएं थी, किसकी? गोथिक और बरोक स्थापत्य कला का। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का नाम हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? हम लोग पहुंच रहे हैं गोवा, ओल्ड गोवा। तो ओल्ड गोवा के जो चर्च है वो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहां? ओल्ड गोवा के जो चर्च हैं, पुराने गोवा के चर्च हैं, वह विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्च है ओल्ड गोवा का, वो है बसिलिका ऑफ बोम जीसस। सबसे इंपॉर्टेंट चर्च बसिलिका ऑफ बोम जीसस, जो कि क्रूसीफॉर्म स्टाइल में बना हुआ है। कौन सा? कैसा? क्रूसीफॉर्म स्टाइल में। क्लियर ना? क्रूसीफॉर्म, क्रॉस आकार में बना हुआ है ये। और बरोक स्थापत्य कला का ये एक सुंदर नमूना है। तो याद रखेंगे, क्या नाम है? बसिलिका ऑफ बोम जीसस। इसमें किनके अस्थि अवशेष रखे गए हैं? तो इट हाउसेस द मोर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये कौन थे? तो भारत में जो कैथोलिक चर्च, गोवा में जो कैथोलिक चर्च की स्थापना करने वाले सर्वप्रमुख संत हैं, उनमें किसका नाम आता है? तो उनमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो कि एक जेसुइट थे। तो गोवा के चर्च किसके लीडरशिप में एस्टैब्लिश हुआ? तो आंसर है सेंट फ्रांसिस जेवियर। इनकी मृत्यु चीन में हुई, लेकिन इनके अस्थि अवशेषों को किस में रखा गया है? तो इसी में, बसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये बसिलिका ऑफ बोम जीसस का फैकेड है, मतलब एंट्रांस, प्रवेश द्वार, बाहरी जो हिस्सा है। यहां मैं इन सारी विशेषताओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इन सब की अपनी एक विशेषता है। जैसे ये कोरिंथियन पिलर है, यहां डोरिक पिलर्स है, तो ये सब हम लोग को नहीं जानना है। ये देखिए, ये जो चर्च है ओल्ड गोवा का, इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजेरी। चर्च ऑफ क्या? चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजेरी। कैथोलिक चर्च है, ओल्ड गोवा का चर्च है। और जो तीसरा है वो है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। और भी चर्च हैं गोवा में, क्लियर है? लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है बसिलिका ऑफ बोम जीसस, जो कि आपको याद होना चाहिए। और ये सारे जो चर्च हैं ओल्ड गोवा के, ये विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? इंडो सारासेनिक। ये क्या है भाई? इंडो सारासेनिक ये कुछ नहीं है, इसमें भारतीय स्थापत्य और गोथिक स्थापत्य का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। किसका मिश्रण? इसमें मिलने वाला है भारतीय स्थापत्य
और इस भारतीय स्थापत्य में मुगल स्थापत्य भी आता है। भारतीय स्थापत्य यानी मुगल स्थापत्य, मुगल आर्किटेक्चर और प्लस गोथिक स्थापत्य का मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है भाई, इंडियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर का एसिमिलेशन मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा। किसमें? इंडो सारासेनिक या फिर विक्टोरियन गोथिक। आगे बढ़ते हैं। यह है बिल्डिंग, विश्व विरासत स्थल है और इस बिल्डिंग का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। मुंबई में है। मुंबई का सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसमें आपको भारतीय, क्लियर, और गोथिक दोनों का मिश्रण मिलेगा और साथ ही साथ जो एडवांस यूरोपियन टेक्नोलॉजी था, है ना, उसका भी इसमें आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। यानी ग्लासेस, स्टील, इन सब का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे ग्लास है, स्टील है, इन सब के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉइंटेड आर्च है, क्लियर ना, पॉइंटेड आर्च भी देखिए आपको देखने को मिलेगा। डोम भी आपको, गुंबद भी देखने को मिलेगा। तो किसका मिश्रण है? भारतीय और गोथिक आर्किटेक्चर का मिश्रण है। बिल्डिंग का क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कहां पर है? मुंबई का रेलवे स्टेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसके वास्तुकार कौन थे भाई? तो वास्तुकार का नाम था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस इसके वास्तुकार थे। ये क्या है? तो ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी कहां है? ये भी मुंबई में ही है और इसका निर्माण एक सिंबॉलिक फॉर्म में कराया गया था। ये वही स्थान है जहां पर ब्रिटेन के पहले महाराजा, वह पहले महाराजा जो भारत आए, तो उनका क्या नाम था भाई? उनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ। सो द फर्स्ट ब्रिटिश किंग हु अराइव्ड इन इंडिया वाज जॉर्ज फिफ्थ। और जिस स्थान पे उन्होंने भारत में अपना पहला कदम रखा, वहीं पर ये संरचना बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर ना? तो ये महाराजा का नाम क्या था जो भारत आए थे? प्रथम ब्रिटिश शासक जो भारत आया, नाम है जॉर्ज फिफ्थ, और 1911 के आसपास आए थे और यहीं पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। फाउंडेशन रखा गया 1913 में। क्लियर ना? फाउंडेशन 1913 में रखा गया था और कंप्लीट कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कुछ वास्तुकारों का मानना है कि ये जो स्थापत्य है, ये गुजराती स्थापत्य कला, विशेषकर गुजरात में जो जामा मस्जिद है उसके स्थापत्य से यह प्रभावित है। क्या भाई? गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर? बाकी ठीक है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है कि येलो बसाल्ट यानी पीली बसाल्ट पत्थर से यह बनी हुई है। इसके नॉर्मली आपके इसके आर्किटेक्ट वगैरह का भी नाम नहीं पूछता है। वैसे इसके आर्किटेक्ट का नाम था जॉर्ज व्हीटेट और ये है कहां पर? मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये आपसे पूछा जा सकता है। और किस स्टाइल में बना है? इंडो सारासेनिक स्टाइल या गोथिक विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहां पर है? ये है कोलकाता में। ये भी मकराना व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, उसी मार्बल का जिससे क्या बना है? ताजमहल। मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाए गए और इसका निर्माण कराया गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है 1901 या 1902 के आसपास। तो फिर इस समय भारत के वाइसरॉय हैं लॉर्ड कर्जन। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें भारत में क्वीन विक्टोरिया का एक मेमोरियल बिल्डिंग बनाना चाहिए और फिर बाद में उसको अप्रूवल मिला और निर्माण कार्य आरंभ हुआ। वस्तुतः कुछ लोग कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन इस बिल्डिंग को ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे। कौन सी बिल्डिंग को? विक्टोरिया मेमोरियल को। खैर, ताज तो ताज है, ताज के जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो विक्टोरिया मेमोरियल ताजमहल तो नहीं बन पाया। लेकिन हाँ,
औपनिवेशिक स्थापत्य कला का यह एक सुंदर उदाहरण है। तो इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। किसका बना हुआ है? व्हाइट मार्बल का बना है। और कहां के व्हाइट मार्बल? मकराना व्हाइट मार्बल। और है कहां पर ये विक्टोरिया मेमोरियल? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कहां पर? कोलकाता में। क्लियर डियर? विक्टोरिया मेमोरियल कब से बनना शुरू हुआ? 1906। कब बना? 1921 ईस्वी में, है ना। ये आइडिया किसका था? लॉर्ड कर्जन का। 1901 ईस्वी के आसपास विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है। किस स्टाइल में बना है? इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ना। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था विलियम एमरसन। विलियम एमरसन इसके आर्किटेक्ट थे। तो याद रखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियो रोमन या नव रोमन या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर, ये क्या है? ये एक मिक्सचर है किसका? डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल का। इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल समझ गए, जिसमें इंडियन टेम्पल, मुगल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इन सब का फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद रोमन आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। गॉथिक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेगा। बरोक आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यानी उस वक्त भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल थे सबको एक में मिक्स कर दिया गया और उसी को क्या बोला गया? नियो क्लासिकल या फिर नियो रोमन। इसमें जो आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे वो कैसा होगा? बिल्डिंग्स होगा सर्कुलर यानी वृत्ताकार। वृत्ताकार बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है राष्ट्रपति भवन और भारत की जो पुरानी संसद है। ये देखिए, ये भारत की पुरानी संसद कैसा है? सर्कुलर बिल्डिंग है। और ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली रोमन स्थापत्य कला से प्रभावित हैं। ये पहुंच गए हम लोग कहां? राष्ट्रपति भवन में। यहां पर भी देखिए पिलर्स रोमन स्थापत्य कला से। ये जो ऊपर में आपको गुंबद दिख रहा है, गुंबद सांची के स्तूप जैसा दिखता है। जो सांची के स्तूप का जो अंड है उसके जैसा दिख रहा है। इसके बाद इसके पास में ये जो छतरियां हैं ये राजस्थान और गुजराती स्थापत्य कला से प्रभावित है। फिर इसके मेहराब वगैरह मेहराब जो है वह मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। फिर इसकी दीवारों पर आप हिंदू मोटिव यानी हिंदू प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। जैसे क्या देखेंगे? घंटी, बेल देखेंगे, स्वास्तिक सिंबल, लोटस यानी कमल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब आप देखेंगे। ये हिंदू मंदिर स्थापत्य कला से प्रभावित है। तो राष्ट्रपति भवन, भारत की जो पुरानी संसद है वो यानी ओल्ड पार्लियामेंट है इंडिया का, राष्ट्रपति भवन, ये सब किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? आंसर है नियो रोमन, नियो क्लासिकल। क्लियर डियर? अब आपको मैं बताने जा रहा हूं डेको आर्ट के बारे में। क्या है भाई ये? अब ये क्या आ गया? आर्ट डेको या डेको आर्ट। मुंबई में 2018 में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया और इन बिल्डिंग को कलेक्टिवली क्या बोला गया है? विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल। कहां पर? मुंबई में। क्या बताया? विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल। लगभग 92 बिल्डिंग्स है और इसमें से मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स हैं वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं? आर्ट डेको एंसेंबल। आर्ट डेको एंसेंबल। भारत में इस स्थापत्य कला का विकास 1930 के दशक में हो रहा है। ये जो स्थापत्य है ये यूरोपीय स्थापत्य से प्रभावित है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको कुछ भारतीय स्थापत्य कला के बारे में भी, भारतीय स्थापत्य कला से संबंधित भी कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी।
बिल्डिंग्स जो होंगे वो कैसे होंगे, स्लिम होंगे, टॉल होंगे, लीनियर फॉर्मेट में होंगे। क्लियर। और उसपे डेकोरेशन कैसा किया जाएगा, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से डेकोरेशन किया जाएगा, पिरामिड जैसा डेकोरेशन किया जाएगा। क्लियर। और जो इसका फ्रंट गेट होगा, जो फ्रंट गेट जिसमें नाम वगैरह लिखे जाएंगे, वो स्टूको शैली में बनाए जाएंगे, स्टूको शैली में बनाए जाएंगे। देखिए ये लीनियर, बहुत ज्यादा ये विस्तृत नहीं होंगे, लीनियर पैटर्न में होंगे, थिन होंगे। मुंबई में है ये भी देखिए यहां पर, ये मुंबई का इरोज सिनेमा। तो क्या नाम हुआ भाई, क्या बोलेंगे बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग्स को कौन सा आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्ट डेको या डेको आर्ट। और भी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें आपको छज्जा देखने को मिलेगा, बाहर की ओर निकला हुआ छज्जा, और जो बालकनी होगा इसका, वो आधा खुला होगा, पूरा नहीं खुला होता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल बताया आपको, क्या बताया, आर्ट डेको। चलिए अब और कुछ मिसलेनियस आपको कुछ पैलेस वगैरह के बारे में, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में आपको बस नाम बताने जा रहा हूं। ये जो पैलेस, ये जो राजमहल है, ये विशेषता या मुख्यतः यूरोपीय स्थापत्य कला से प्रभावित है। जो मैं पैलेस का नाम बताने जा रहा हूं, ये किससे इंस्पायर्ड है, यूरोपियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। ये आर्किटेक्चर है फलकनुमा। कहां पर है ये, हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब के एक अधिकारी हैं, उनके संबंधी भी हैं, उन्होंने ही यह पैलेस बनवाया, राजमहल बनवाया। यह यूरोपीय राजमहल या यूरोप में जिस तरह के पैलेस बनते थे उसी से इंस्पायर्ड है। कैसे बनेगा पैलेस, यूरोप के पैलेस कैसे होते हैं, तो सामान्यतः दीवार से चारों ओर घिरे होंगे, फिर एक बड़ा सा एंट्री गेट होगा, और एंट्री गेट के बाद एक बड़ा सा क्या होगा, एक बड़ा सा उद्यान होगा। उसके बाद फिर आपकी कार वहां लगेगी, और फिर जो है बंगलो स्टार्ट होगा या पैलेस स्टार्ट होगा। पैलेस में जैसे ही आप एंट्री लेंगे, एक बहुत बड़ा हॉल देखने को मिलेगा। क्लियर। गेस्ट हॉल अलग रहेंगे, सॉरी गेस्ट रूम कई सारे बने रहेंगे, डाइनिंग रूम बड़ा लंबा आपको देखने को मिलेगा, और फिर इस पैलेस के पीछे की ओर आपको ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। वो कैसा ग्राउंड हो सकता है, वो पोलो ग्राउंड हो सकता है, वो गोल्फ कोर्स हो सकता है, वो गार्डन भी हो सकता है। तो ये काफी विस्तृत होता है, इस तरह के जो पैलेस होते हैं। तो ये जो पैलेस जिसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये किस स्टाइल में बने हुए हैं, यूरोपियन पैलेस या यूरोपीय राजमहल शैली का ये कॉपी है, प्रतिकृति है। तो नाम क्या बताया, फलकनुमा। कहां है, हैदराबाद में है फलकनुमा। उसके बाद ये देखिए, ये है लखनऊ का ला मार्टिनियर, और उसके बाद ये है आपका ग्वालियर का जय विलास। ग्वालियर का जय विलास। तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया, स्थापत्य कला टॉपिक हमारा ओवर। एक एक एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर किया, विशेषताएं भी आपको बताई, है ना। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्थापत्य कला के बाद बात करने जा रहे हैं मूर्ति कला, स्कल्पचर। टॉपिक क्या है हमारा, मूर्ति कला। मूर्ति होता क्या है, तो मूर्ति एक त्रिविमीय
संरचना होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें डेप्थ होता है, जिसमें विड्थ होता है और जिसमें हाइट होती है, यानी जिसमें गहराई हो, जिसमें चौड़ाई हो और जिसमें ऊंचाई हो। तो है क्या? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट। किस चीज का बना हो सकता है? हार्ड सरफेस, ठोस तत्व का बना हो सकता है ना, प्लास्टिक सरफेस, यानी जो थोड़ा आप कह सकते हैं मुलायम हो, जैसे मिट्टी को गीला करके आप बनाए तो वो कैसा हो सकता है? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हार्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, हार्ड ऑब्जेक्ट मतलब पत्थर का बना सकते हैं आप, बलुआ पत्थर का बना सकते हैं, लोहे का बना सकते हैं, कांसे का, ब्रॉन्ज का बना सकते हैं। तो क्या है भाई, क्या है स्कल्पचर? क्या बताया? तो स्कल्पचर क्या है? एक आर्टिस्टिक फॉर्म है इन विच हार्ड और प्लास्टिक मटेरियल, कौन सा पदार्थ हो सकता है? ठोस हो सकता है और मुलायम या गीला हो सकता है। मुलायम पदार्थ का बना हुआ है और कैसा आकृति होगा? 3 डायमेंशनल, यानी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को। ये जो संरचना है या जो आकृति है, ये कैसी हो सकती है? नेचुरल हो सकती है, प्राकृतिक हो सकता है, या फिर इमेजिनरी हो सकता है, यानी अमूर्त हो सकता है। अब ये केवल समझने के लिए है, अदरवाइज आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि मूर्ति कला कहते किसे हैं। अब मूर्तियों के भी कई प्रकार होते हैं। एक मूर्ति बना रहेगा कैसा? स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्ति। देखिए कैसा होगा स्वतंत्र रूप से, ये देखिए, इसको बोलेंगे फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, ये कौन सी मूर्ति है? जिस मूर्ति को मैं टच कर रहा हूं या फिर जहां लिखा हुआ है फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर, इस मूर्ति का नाम बता सकते हैं आप लोग? जिसको मैंने गोला किया उस मूर्ति का नाम बताइए। स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्ति है, देखें कौन बता सकता है? लिटिल कृष्णा ने कहा शंकराचार्य जी, शांतनु देशमुख ने कहा आदि शंकराचार्य। इतने सारे लोग देख रहे हैं, 2 लोगों ने आंसर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, यदि आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। ये जो मूर्ति है इसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तेलंगाना में है ये मूर्ति और ये मूर्ति है रामानुजाचार्य की। क्लियर ना? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, रामानुजाचार्य। तो स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्ति या फिर दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां, दीवारों पर भी उकेरी जाएंगी, लेकिन क्या होगा? 3 डायमेंशनल। हाइट होगा, ऊंचाई होगी, डेप्थ होगा, गहराई होगी और विड्थ होगा, चौड़ाई होगी, है ना। अब ये जो कार्व्ड स्कल्पचर है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्व्ड स्कल्पचर मतलब ऐसी मूर्ति जो कहां पर उकेरी गई हो? दीवारों पर, स्तंभों पर उकेरी गई हो, उसे हम लोग कहते हैं कार्व्ड स्कल्पचर। अब ये जो कार्व्ड स्कल्पचर है ये भी 2 तरह का होता है, हाई रिलीफ और लो रिलीफ या बास रिलीफ। हाई रिलीफ, ये हाई रिलीफ है, क्या है भाई हाई रिलीफ? तो हाई रिलीफ वेयर मोर देन 50% ऑफ द डेप्थ इज शोन, यानी दीवार पर कितना डेप्थ दिखाया गया हो? 50%। और यदि 50% से कम डेप्थ, गहराई दिख रही हो दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लो रिलीफ या बास रिलीफ।
तो ये देखिए, ये तो हो गया हाई रिलीफ और ये आ गया आपका लो रिलीफ। यानी ऐसी मूर्ति जिसकी दीवार में गहराई काफी कम है वो है लो रिलीफ, और गहराई कुछ ज्यादा है वो है हाई रिलीफ। चलो, तो ये थोड़ा सा जान गए। अब हम लोग आते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता के काल में निर्मित मूर्तियां, यानी हड़प्पन स्कल्पचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हड़प्पाई सभ्यता में या हड़प्पाई नगरों में जो मूर्तियां मिलती हैं वो 3 तरह की मिलती हैं। एक मिलती है पत्थर की बनी हुई, दूसरी मिलती है धातु की बनी हुई, और तीसरी मिलती है आग में पकाई गई मिट्टी की बनी हुई, यानी स्टोन का बना हुआ स्कल्पचर मिलता है, दूसरा मेटल का मिलता है और तीसरा टेराकोटा का मिलता है। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये कौन सा है? तो ये पत्थर का बना हुआ है। कौन सा पत्थर का बना है? स्टेटेटाइट पत्थर। और इस मूर्ति का नाम क्या है? इस मूर्ति को कहा गया है बियर्ड मैन का इमेज, यानी दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति, या फिर प्रीस्ट किंग, पुरोहित राजा की मूर्ति। और कहां से मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है ना, स्कल्पचर ऑफ व्हाट? बियर्ड मैन, या फिर क्या बोला गया? प्रीस्ट किंग, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग। कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। और किस पत्थर का बना हुआ है? आंसर है स्टेटेटाइट, मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से नृत्य करता हुआ पुरुष की मूर्ति मिली है। डांसिंग मैन का स्टोन स्कल्पचर कहां से मिला है? हड़प्पा शहर से मिला है। और मोहनजोदाड़ो शहर से क्या मिला? तो प्रीस्ट किंग, या पुरोहित शासक, या फिर दाढ़ी वाला पुरुष। इधर देखिए, ये है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। कैसे बनाया गया है ये? किस स्टाइल से ये मूर्ति बनाई गई है? आंसर है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये मूर्ति बनाई गई है। द्रवी मोम विधि से ये मूर्ति बनाई गई है, द्रवी मोम विधि से। पहले एक वैक्स टाइप का मॉडल बनाना है ना, मोम जैसी एक संरचना बना लिया। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक क्ले का लेयर अप्लाई कर दिया, मिट्टी की एक परत अप्लाई कर दिया, उसमें पीछे आपने होल या छेद छोड़ दिया। उसके बाद आपने उसको धूप में सुखा दिया। फिर अब आप उसको आग में पकाएंगे। आग में पकाने से क्या होगा? मिट्टी गर्म होगी, और मिट्टी के संपर्क में जो वैक्स यानी मोम है वो गर्म होगा, और पीछे जो आपने होल छोड़ के रखा है उससे वह बाहर निकल जाएगा, यानी अब मूर्ति अंदर से खोखला। अब आपको बनाना है क्या? ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाना है। ब्रॉन्ज को मेल्ट कीजिए, कहां पर? आग में। ब्रॉन्ज को पिघलाइए आग में, और उस पिघले हुए ब्रॉन्ज को डाल दीजिए कहां? होल से डाल दीजिए। अब वो जो ब्रॉन्ज है वो किसका शेप ले लेगा? वो ब्रॉन्ज जो है वह मूर्ति का शेप ले लेगा। और अब आपको करना क्या है? जो मिट्टी की जो परत है उसको हटा देना है, और आपकी मूर्ति तैयार। तो ये कैसे बना है? ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। आंसर है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। कहां पर है ये? कहां से मिली है ये मूर्ति? मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें जो फीमेल है, इस फीमेल के एक हाथ में बैंगल्स है, गले में नेकलेस है ना। इसके जो हेयर हैं वो ब्रेडेड हैं, जूड़ेदार हैं। और ये किस मुद्रा में खड़ी है? तो ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। त्रिभंग पोस्चर, त्रिभंग पोस्चर में खड़ी है। कौन? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा और भी कई स्थानों से मूर्तियां मिली हैं, जैसे लोथल से कुत्ते की मूर्ति मिली है, दैमाबाद से रथ की आकृति की एक मूर्ति मिली है। क्लियर? तो बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, ये क्या है भाई? ये है टेराकोटा इमेज, यानी आग में पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां। कैसे बनेगा? मिट्टी को गीला किया, मिट्टी आपने गीला किया, उसके बाद आपने मूर्ति बनाई, उसे धूप में सुखा दिया,
और धूप में सूखने के बाद उसे आग में पका दिया, और जो मूर्ति बनी वही क्या है, वही है टेराकोटा इमेज। अब हड़प्पा सभ्यता में याद रखना है, ये जो टेराकोटा इमेज है ये बेसिकली सोफिस्टिकेटेड आर्ट का एग्जाम्पल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड आर्ट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी उन्नत कोटि की कला का यह उदाहरण नहीं है। दूसरा याद रखेंगे, जो मोस्ट ऑफ द टेराकोटा इमेज है हड़प्पा में वो किसका है, एनिमल्स का, यानी अधिकांश मृण मूर्तियां किसकी है, हड़प्पाई नगरों से जो मिली हैं वो है पशुओं की, अधिकांश मृण मूर्तियां पशुओं की हैं। मोस्ट ऑफ द टेराकोटा इमेज बिलोंग्स टू एनिमल्स एंड इन ह्यूमन, मनुष्य में किसका मिला है, तो आंसर है फीमेल। ह्यूमंस में सबसे ज्यादा किसका मिला है, फीमेल, जिसे आप लोग मदर गॉडेस भी कहते हैं। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिली है वह है मातृदेवी की या फिर स्त्रियों की मूर्ति, और वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा किसका मिला है, तो आंसर है एनिमल्स या फिर पशुओं का। और आपको बताया ही ये सोफिस्टिकेटेड आर्ट नहीं है, मतलब उन्नत कोटि की कला तो यहां आपको देखने को नहीं मिल रही है। आगे बढ़े हम लोग। अब आपसे मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए द बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन्स, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट कला का उदाहरण क्या है, बताओ। द बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन्स, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति का उदाहरण बताइए। क्या भाई अंकुश, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, हड़प्पाई सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति, बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन्स। आंसर है क्या भाई, आंसर है हड़प्पन सील, यानी हड़प्पाई मुहर, हड़प्पन सील, याद रखेंगे। So the best artistic creation of the Harappans is what? हड़प्पन सील, यानी हड़प्पाई सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति का उदाहरण है हड़प्पाई मुहर या हड़प्पन सील्स, है ना। यहां जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली हड़प्पन सील्स है, और हड़प्पन सील्स पर भी आपको मूर्ति कला का उदाहरण देखने को मिलेगा, यानी इस पर भी मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये जो आपको हड़प्पन सील्स दिख रहा है ये बेसिकली कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, और ये किसकी सील है, इसे कहा गया है पशुपति महादेव की मुहर कहा गया है, पशुपति महादेव की मुहर, यानी सील ऑफ पशुपति महादेव। एक पर्सन है जो कि पद्मासन पोस्चर में बैठे हुए हैं, जिनके 3 हेड गियर है ना, 3 मुकुट हैं, 3 सिर हैं, और ये चारों ओर एनिमल से घिरे हुए, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है और क्या है, और बफेलो है। तो यानी ये जो पर्सन है जिनके 3 सिर हैं ये चारों ओर पशुओं से घिरे हुए हैं, जैसे बाघ, हाथी, उधर यहां पर आइए तो देखिए ये है आपका गैंडा यानी राइनो, ये है क्या, ये है भैंसा यानी बफेलो, और पैर के पास क्या है, हिरण है। इसे ही, इस मुहर को ही जॉन मार्शल ने कहा था सील ऑफ पशुपति महादेव, पशुपति महादेव की मुहर, यस, पशुपति महादेव की मुहर। तो मूर्ति कला का जो उदाहरण आपको सील्स पे भी देखने को मिलेगा, और यहीं पर मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि जो हड़प्पन सील है वो क्या है, द बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन्स, हड़प्पाई कलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जो सील्स हैं ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए थे, अलग अलग
पदार्थ के बने हुए थे, जैसे पत्थर का बना हुआ है, जैसे मिट्टी का बना हुआ है, जैसे धातु का बना हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट हिंदी में इसे सेल खड़ी बोलते हैं। तो अधिकांश हड़प्पाई जो मुहर हैं वह सेल खड़ी नामक पत्थर के बने हुए हैं। सेल खड़ी, स्टेटेटाइट, ये क्या है? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है, एक तरह का मुलायम पत्थर है। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स आर और वर मेड ऑफ स्टेटेटाइट, अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। तो आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का उदाहरण भी बता दिया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मैंने समझा दिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आगे कहां बढ़े? अब हम लोग पहुंच गए मौर्य काल में, और यहां पर है मौर्य शासक अशोक, है ना। तो मौर्य शासक अशोक ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया था। मौर्यन एम्परर अशोक, इसने दिया संरक्षण। अब उसके समय में जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो दो तरह से बनाई जा रही हैं। वैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मौर्यन आर्ट है डियर, मौर्यन आर्ट वो दो तरह का है। एक है कोर्ट आर्ट यानी राजकीय कला, और दूसरा है फोक आर्ट। फोक आर्ट मतलब लोक कला, लोक कला, और यह है कोर्ट आर्ट मतलब दरबारी कला। तो ऐसा आर्ट जिसको कौन प्रमोट करे, जिसको कौन पैट्रनाइज करे? रूलर। द आर्ट विच वॉज पैट्रनाइज्ड बाय द रूलर नोन एज कोर्ट आर्ट। तो ऐसी कला जिसे कौन संरक्षण दे? शासक। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग दरबारी कला, कोर्ट आर्ट, है ना। एंड द आर्ट विच इज पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स, और ऐसी कला जो आम जनों में लोकप्रिय है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोक आर्ट या लोक कला। तो अशोक के समय जो कोर्ट आर्ट है, अब कोर्ट आर्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? स्तूपा आर्किटेक्चर, स्तूपा, रॉक कट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, और पिलर्स यानी स्तंभ, और भी है पैलेस यानी राजमहल। अशोक के समय जो दरबारी कला है उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं यहां। स्तूप, रॉक कट मतलब गुहा स्थापत्य कला, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, पिलर यानी स्तंभ, और पैलेस मतलब राजमहल। स्तूप स्थापत्य कला आपको बता ही चुका हूं। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में मैंने आपको अशोक के समय जो कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर बने हैं, गुहा स्थापत्य बना है, जैसे कहां बना है? बराबर की पहाड़ियों में। इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं। बराबर की पहाड़ियां कहां पर है? तो बराबर की पहाड़ियां गया के पास में है। गया कहां है? बिहार, दक्षिण बिहार में है। तो यहां पर अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों में। और ये कौन सी गुफाएं हैं? मानव निर्मित गुफाएं हैं। क्लियर ना। और इन गुफाओं को अशोक ने किसे अनुदान में दिया था? तो दीज केव्स वर गिवन इन ग्रांट बाय अशोका टू होम? टू द आजीविका मंक्स, यानी आजीवक पंथ के संतों को, अनुयायियों को अशोक ने ये गुफाएं अनुदान में दी थी। कहां पर भाई? कहां पर? बराबर की पहाड़ियां। तो भारत की आरंभिक मानव निर्मित जो गुफा है वो क्या है? बराबर केव्स है अशोक के समय। फिर अशोक का पौत्र आता है, उसका नाम था दशरथ। दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों के पास में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नागार्जुनी पहाड़ियां। यहां पर उसने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया और इन गुफाओं को अनुदान में दिया था किसे? आजीवक पंथ के अनुयायियों को, आजीविका मंक्स को दिया था। तो अशोक और दशरथ के समय का रॉक कट आर्किटेक्चर बताया। हमारा टॉपिक है क्या? स्कल्पचर। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? मूर्ति कला के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन सा मूर्ति कला? तो मौर्यकालीन मूर्ति कला। अब मौर्यकालीन मूर्ति कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दरबारी मूर्ति कला यानी कोर्ट आर्ट, कोर्ट स्कल्पचर।
तो अशोक के समय जो दरबारी मूर्ति कला है वो दो तरह के हैं। कैसे दो तरह के हैं? वन पार्ट ऑफ पिलर, पार्ट ऑफ पिलर्स, ये है पार्ट ऑफ पिलर्स। और नंबर टू इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? एक मूर्ति जो है वह किसका हिस्सा है? स्तंभ स्थापत्य का हिस्सा है। और दूसरी जो मूर्ति है वो कैसी है? स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियां। क्लियर ना? स्तंभ स्थापत्य का हिस्सा और दूसरा इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड पिलर्स, यानी स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियां। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं स्कल्पचर्स दैट आर पार्ट ऑफ पिलर्स। ये जो आपको दिख रहा है ये सिंगल लायन है ना? सिंगल लायन। तो कहां से मिला है भाई ये सिंगल लायन? मतलब एकल सिंह की मूर्ति कहां से मिला है? कोल्हुआ। कोल्हुआ कहां है? बिहार में। 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक, 4 शेर एक दूसरे के नजदीक बैठे हुए हैं। ये वाला स्कल्पचर कहां से मिला? ये मिला स्कल्पचर सांची और सारनाथ। 4 शेर किसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे? स्तंभ के ऊपर देखने को मिलेंगे, है ना? 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक। 4 शेर की मूर्ति सांची से भी मिली है और सारनाथ से भी मिली है। और जो सारनाथ वाला अशोक का स्तंभ है जिसे सारनाथ स्तंभ कहते हैं, यह भारत का क्या है? रॉयल एम्ब्लेम है, राजकीय चिन्ह है। 2 बताया। तीसरा रामपुरवा। ये कहां है भाई? रामपुरवा। रामपुरवा बिहार में है। और यहां से किसका स्कल्पचर मिला है? तो पिलर के ऊपर जो स्कल्पचर मिला है वो है बुल का, बुल यानी बैल का। तो रामपुरवा के स्तंभ के ऊपरी हिस्से में मिला है बैल की मूर्ति। कोल्हुआ बिहार के स्तंभ के ऊपरी हिस्से में मिला है एकल शेर। और सांची और सारनाथ यहां स्तंभ के ऊपरी हिस्से में कितने शेर मिले हैं? 4 शेर। इसके अलावा और जरा देखें, फिर एक और स्थान है, एक और स्थान है, नाम है संकिसा। ये कहां पर है? संकिसा यूपी। यहां पर पिलर के ऊपर में क्या मिला है भाई? एलिफेंट। तो संकिसा कहां है? उत्तर प्रदेश। यहां से किसकी मूर्ति मिली है? हाथी की मूर्ति मिली है। तो ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कहां मिले हैं? पिलर के ऊपरी हिस्से में, एट द टॉप ऑफ द पिलर। चलिए ये जान गए। अब आइए इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड स्कल्पचर, स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियां। इसका उदाहरण कहां मिला है? अशोक के काल में। ये सारा किसके समय बना है? अशोक के समय बना है, मौर्य शासक अशोक के समय। इसका स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियों का उदाहरण हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो धौली एक जगह है। कहां पर है धौली? ये है कलिंग यानी उड़ीसा में। यहां पर किसकी मूर्ति मिली है? हाथी की मिली है। और फिर एक स्थान है कालसी। ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड। यहां पर भी किसकी प्रतिमा या किसकी मूर्ति मिली है? हाथी की। और ये सब क्या है? स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां हैं, है ना? तो कालसी और धौली से क्या मिल रहा है? हाथी की प्रतिमा, है ना? बलुआ पत्थर का बना हुआ है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। क्लियर? ये वाला मूर्तियों को आप देखेंगे, ये वाली मूर्ति कौन सी? जो पिलर के ऊपर में है, ये कैसा है? हाईली पॉलिश्ड है, यानी पॉलिशदार है, उन्नत ढंग से, है ना? इनको ओपदार बनाया गया है, पॉलिशदार बनाया गया। किनको? जो स्तंभ के ऊपर है। अब आइए अगला बढ़ रहे हैं हम लोग, लोक मूर्ति कला, फोक आर्ट या फोक स्कल्पचर। फोक आर्ट बताया ही था कि द आर्ट विच इज पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स इज नोन एज फोक आर्ट। ऐसी कला जो आम जनों में लोकप्रिय हो उसे हम लोग कहते हैं लोक कला। तो मौर्य शासन काल में हमें
आम जनों में प्रचलित, आम जनों में लोकप्रिय मूर्तियों के उदाहरण मिले हैं। दो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। यह है यक्षी की प्रतिमा, यक्षी, या फिर इसे कहा गया है चौरी बियरर, यानी हिंदी में चामर ग्राहिनी। चामर ग्राहिनी की प्रतिमा कहां से मिला है? ये दीदारगंज। दीदारगंज, दीदारगंज कहां है? तो आज के पटना में, बिहार। दीदारगंज पटना। पॉलिश्ड है, कलोजल है, बड़ी मूर्ति है ना? तो यक्षी की मूर्ति या फिर द इमेज ऑफ चौरी बियरर, चामर ग्राहिनी की मूर्ति कहां से मिला? आंसर है दीदारगंज पटना से मिला है। अब ये दूसरी मूर्ति, ये कौन सी मूर्ति है? तो ये है मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। मणिभद्र यक्ष, मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, ये कहां से मिला है भाई? मणिभद्र यक्ष की मूर्ति तो मथुरा के समीप एक स्थान है, उसका नाम है परखम। परखम, ये कहां पर है? परखम। तो आंसर मथुरा, परखम मथुरा, है ना? किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का बना है, पॉलिश्ड है, लाल बलुआ पत्थर का है और बड़ी मूर्ति है, कोई छोटी मूर्ति नहीं है, बड़ी मूर्ति है। तो ये दोनों ही जो मूर्तियां हैं, ये किसका उदाहरण है? लोक कला का उदाहरण है। और ये सब कब बन रहा है? तो ये सारा का सारा जो मूर्ति है, ये मौर्यकालीन मूर्तियां हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स प्रोपरली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ना कुछ आप लोग जरूर लिख रहे होंगे। यदि लिख रहे होंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा नोट्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। नहीं लिख पा रहे होंगे तब तो फिर इस क्लास के बाद जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो आप भूल जाएंगे और फिर आपको नोट्स देखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा इमेज देखिए और जो सर बोल रहे हैं कुछ कुछ लिखते रहिए। 60% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और उसके बाद करना क्या होगा? फिर क्लास के बाद ब्रेक लीजिए और तुरंत उसको पढ़िए। उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो लिखिए, नेक्स्ट क्लास में पूछिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो मौर्य काल बता दिया, मूर्ति कला। दो काल हम लोगों ने कंप्लीट किया। नंबर 1 हड़प्पन पीरियड यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मूर्तियां और दूसरा मौर्य काल से संबंधित मूर्तियां। अब समझने जा रहे हैं मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला, पोस्ट मौर्यन स्कल्पचर। क्या बात करने जा रहे हैं डियर? स्कल्पचर इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो मौर्योत्तर काल मतलब दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी, ये काल क्या कहलाता है? मौर्योत्तर काल। इस समय 3 मूर्ति कला का विकास हुआ। एक को कहते हैं गंधारा या गांधार मूर्ति कला, इसे ही कहा जाता है कभी कभी इंडो ग्रीक मूर्ति कला, या कभी कभी इसको कहा जाता है ग्रीको बुद्धिस्ट। तो क्या कहा गया इसे? गांधार मूर्ति कला या हिंद यूनानी मूर्ति कला या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट मूर्ति कला। क्यों इसका नाम पड़ा गांधार या ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक, ये सब अभी हम लोग समझेंगे। तो ये पहला मूर्ति कला हो गया। दूसरा, जो दूसरी मूर्ति कला का विकास इस काल में हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मथुरा, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, मथुरा मूर्ति कला। और जो तीसरा है वह क्या है भाई? तीसरा अमरावती आर्ट या अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, अमरावती मूर्ति कला। तो याद रखेंगे
मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में गांधार मूर्तिकला, उत्तर भारत में मथुरा मूर्तिकला और दक्कन में अमरावती मूर्तिकला का विकास हुआ, है ना, मौर्योत्तर काल में। अब आइए एक एक करके समझते हैं, इमेज को देखते हुए हम लोग समझेंगे। बात करने जा रहा हूं क्या, गांधार मूर्तिकला। गांधार मूर्तिकला। तो गांधार मूर्तिकला का विकास कहां हुआ, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जिसे उस वक्त क्या कहते थे, गांधार। तो गांधार एक क्षेत्र है जिसमें आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। यानी कहां डेवलप हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको उस समय किस नाम से जाना जाता था, गांधार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसे गांधार क्यों बोला, समझ गए। अब इस मूर्ति कला को हम लोग इंडो ग्रीक भी कहते हैं, इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी। तो जो मूर्ति की जो निर्माण शैली है, निर्माण विधि है, मुख्यतः किस कला से प्रभावित है, ग्रीक मूर्ति कला से प्रभावित है। लेकिन इस मूर्ति कला का जो प्रमुख विषय वस्तु है, जो मेन थीम है, मेन कंटेंट है, वो क्या है, भारतीय। भारतीय में भी क्या, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो थीम इज इंडियन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल इज मेनली क्या, ग्रीक। समझ गए। निर्माण विधि मुख्यतः ग्रीक मूर्ति कला से प्रभावित है और विषय वस्तु है भारतीय। भारतीय में भी क्या, बौद्ध धर्म। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ स्कल्पचर। कब फ्लरिश हुआ, मौर्योत्तर काल में। किधर हुआ, गांधार में। ये आपको पता चल गया। और इसका मेन थीम क्या है डियर, अभी बताया आपको। इसका मेन थीम क्या है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म इसकी मुख्य विषय वस्तु है। ये आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद और क्या जानना है, और जानना है हमें कि यहां जो मूर्ति बनाई गई है उसका मटेरियल क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है। तो मटेरियल है ब्लू ग्रे स्टोन, नीला भूरा पत्थर। यह है मुख्य निर्माण सामग्री, है ना, ब्लू ग्रे स्टोन, नीला भूरा पत्थर, यह है मुख्य निर्माण सामग्री। ठीक है, यहां तक जान गए। अब ये जो स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, ये किससे इंस्पायर्ड है, तो ये जो स्कूल ऑफ स्कल्पचर है ये ग्रीक स्कूल ऑफ स्कल्पचर से इंस्पायर्ड है, तो पता है। और ये जो इमेजेस हैं ये रियलिस्टिक हैं, रियलिस्टिक हैं, आदर्शवादी नहीं है, यथार्थवादी सिद्धांतों से प्रेरित ये मूर्तियां हैं, रियलिस्टिक इमेजेस हैं। इसमें गौतम बुद्ध का जो फेस है, गौतम बुद्ध का फेस, ये ग्रीक देवता अपोलो, अपोलो कौन है, ग्रीक गॉड है। तो गौतम बुद्ध का जो चेहरा है ना, क्लियर, किस ग्रीक देवता से मिलता जुलता है, तो आंसर है ग्रीक गॉड अपोलो, ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा और क्या जानना है आपको, इसके इंपॉर्टेंट सेंटर क्या है भाई, इंपॉर्टेंट सेंटर है तक्षशिला, बामियान, बामियान कहां है, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान में, हद्दा, जलालाबाद, पुरुषपुर, पुरुषपुर मतलब आज का पेशावर, क्लियर, पुरुषपुर यानी आज का पेशावर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। बामियान से बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा मिली थी, बुद्ध की एक विशालकाय प्रतिमा। अब आइए, गांधार मूर्ति कला में बुद्ध को कई हस्त मुद्राओं में दर्शाया गया है, कई हस्त मुद्रा। यदि बुद्ध कुछ इस तरह से खड़े हैं तो इसे क्या बोला गया है, अभय मुद्रा। यदि हाथ कुछ ऐसा हो तो अभय मुद्रा, है ना, अभय मुद्रा।
यानी नो फियर। उसके बाद यदि हाथ कुछ इस तरह से है, एक जो है हथेली किधर टुवर्ड्स योर चेस्ट और एक एक बाहर की ओर आपका हथेली है ऐसा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे धम्म चक्र मुद्रा। धम्म चक्र मुद्रा, धम्म चक्र मुद्रा यानी प्रीचिंग पोस्चर। उसके बाद एक होता है ध्यान मुद्रा। ये क्या है? आप पद्मासन मुद्रा में बैठे रहिए और आपके जो दोनों हथेलियां हैं वो आपके गोद में कुछ ऐसे रहना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे? ध्यान मुद्रा। और एक है आपका भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। आपका जो बायां हाथ है ये आपके गोद में रहेगा और ये जो दाहिना हाथ है, आप पद्मासन मुद्रा में बैठे होंगे, बाईं हाथ आपकी गोद में रहेगा और जो दाहिना हाथ है ये पृथ्वी को स्पर्श करेगा, है ना? किसको टच करने वाला है? अर्थ को। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग व्हाट? टचिंग द अर्थ, यानी भूमि को स्पर्श करने वाली मुद्रा। इसका महत्व क्या है? अभय मुद्रा मतलब भय नहीं करना है, यह आशीर्वाद मुद्रा भी इसे कभी कहते हैं। यह कहलाया ध्यान मुद्रा, आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। यह कहलाया धम्म चक्र मुद्रा, मतलब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसका क्या संबंध है? तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने मारा नामक एक राक्षस पर विजय प्राप्त किया। यह मारा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था बल्कि डिजायर यानी इच्छाएं थी। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना यानी मारा नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति। और यहां पर पृथ्वी को क्यों स्पर्श कर रहे हैं गौतम बुद्ध? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया है, अर्थ को एक विटनेस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि देखिए मैंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया, है ना, और मारा नामक राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली। तो वही कहलाया भूमि स्पर्श मुद्रा। तो सामान्यतः गांधार में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं, क्लियर ना, गांधार में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको कौन सी 4 प्रमुख हस्त मुद्राओं या हैंड जेस्चर्स में दिखाया गया है? तो 4 हैंड जेस्चर्स क्या है भाई? आपको बता दिया, अभय मुद्रा, धम्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा एंड भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये टॉपिक हमने क्या कवर कर लिया? टॉपिक कवर किया गांधार मूर्ति कला। क्लियर डियर? गांधार मूर्ति कला, है ना? तो आज हम लोग क्लास यहीं एंड करने जा रहे हैं।